अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज भी हमारे पास कुछ मुख्तसर कहानियाँ छोटी तो हैं लेकिन बहुत ही खौफनाक हैं। आप लोग स्टोरीज़ के साथ बनिए रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्टोरीज़ के साथ इमेजिनेशन में चले जाएंगे। तो जिन्हें डर लगता है वो स्टोरी को ना सुने और जो लोग स्टोरी सुनने की हिम्मत रखते हैं वो लोग लाइट्स ऑफ करके अपनी आंखें बंद करके स्टोरी सुनिएगा। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में कोई भी हॉरर इंसिडेंट या ऐसा कोई हादसा मैसेज शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे मुझे आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं उसमें से बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उसे नरेट करूँगा। तो बढ़ते हैं अपनी आज की कुछ स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैर है और मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ। मैं एक टीचर हूँ लेकिन मैं किसी और सिटी में स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये कुछ साल पहले की बात है कि मुझे अपने घर छुट्टी पे जाना था ईद वाले दिन और मुझे उस टाइम बिल्कुल भी बस नहीं मिल रही थी। मैं जिस जगह पे काम करता था वो मेरे इलाके से काफ़ी दूर था और एक गांव था। वहाँ से बस बहुत कम आती थी, अगर आती भी थी तो दिन या शाम तक आती थी। लेकिन जब मैं वहाँ से फ्री हुआ था कुछ अपने काम समेटते समेटते मुझे शाम हो चुकी थी। अब मैं बस अड्डे के लिए निकला तो मुझे वहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं ट्रेन से किसी तरह सरगोदा चला जाऊँ और रात के 10 बज चुके थे। मैं स्टेशन पे चला जाता हूँ, वहाँ पे कोई ट्रेन नहीं होती, कोई बंदा नहीं होता, बस एक बंदा होता है, वो भी सिर्फ इंतज़ामिया का ही होता है जो कि वहाँ से चला जाता है और मुझे बताया जाता है कि रात को 1:30-2 बजे एक ट्रेन आएगी जो मुल्तान से आती है और यहाँ सरगोदा से होते हुए आगे किसी और शहर में जाती है। तो मैंने सोच लिया, मैंने कहा चलो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, वो ट्रेन आएगी तो बस उस पर मैं चढ़ जाऊँगा। अब मैं वहाँ पे बैठा हुआ अपना मोबाइल यूज़ करने लगता हूँ। मेरे मोबाइल में कुछ मूवीज़ वगैरह पहले से स्टोर थी। मैं वहाँ बैठ के मूवी देखने लग जाता हूँ और ये रात को 11-11:30 का टाइम था। बिल्कुल अंधेरा, वहाँ पे ना इंसान की कोई ज़ात। वहाँ की वहशत काटने को दौड़ रही थी लेकिन मैं अपने ध्यान में था और एक तरफ खुशी भी थी कि सुबह अपने घर भी पहुँच जाऊँगा ईद पे। मैं थोड़ी देर ट्रेन का इंतज़ार करते करते यही सोच रहा था कि बस अब ट्रेन आने वाली होगी, अब मुझे तैयार रहना चाहिए। कि मुझे पीछे जो मेरे बैक साइड पे एक ऑफिस था जो कि शायद दिन में आबाद होता हो या कोई आता हो, लेकिन इस टाइम उसको ताला लगा हुआ था। मुझे अंदर से अचानक से कुछ आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई हलचल हो रही है, कोई बैठा है। अब मुझे ख्याल नहीं आया कि ये कुछ और भी मामला हो सकता है। मैं दरवाज़ा खटखटा के पूछता हूँ कि अंदर कौन है। मुझे कोई जवाब नहीं आता। मैं फिर से देखता हूँ कि अंदर कोई है लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आता। अब उसके थोड़ा सा साइड पे कुछ खिड़कियाँ थी। मैं खिड़की वाली तरफ जाता हूँ और खिड़की को ज़रा सा खोल के अंदर देखता हूँ तो एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है जो कि कच्चा गोश्त खा रही है बैठ के, और वो औरत मेरी तरफ ही देख के मुस्कुरा रही थी। वो मंज़र देख के मेरी वहाँ पे चीख निकली और मुझे नहीं पता मैं कहाँ भागता रहा। बस मैं वहाँ से भागता रहा, ऊंचा ऊंचा चीख के। मेरे पाँव को लगाम नहीं लग रही थी। मेरा सारा सामान पीछे बेंच पे पड़ा हुआ था, वहीं रह गया हर चीज़। और मैं पीछे भाग रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे वो पीछे पीछे भाग रही है, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी मुड़ के देखने की। मैं भागता 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 काफ़ी आगे चला गया। अब वहाँ पहुँच के मेरा सांस फूल गया और मैं नीचे ज़मीन पे बैठ गया। मैं इधर उधर देखने लगा कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रही। तो मुझे दूर से हल्की सी नज़र आती है कि वो दरवाज़ा खुलता है और वो औरत बाहर आती है और वो इधर उधर देखने लगती है, शायद मुझे ढूंढने लगती है। और मेरा जो सामान पड़ा हुआ था वो उसको भी चेक करती है। अब मुझे यही लग रहा था कि ये कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए, हमला ना कर दे। ये इतनी ही देर में मैं ये देख रहा था कि अचानक से मुझे मेरे पीछे से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है। जैसे ही को कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं वो औरत जो भी थी, वो मखलूक, वो वहाँ से भाग जाती है। वो इस तरह से भाग के गायब हो जाती है हवा में जैसे इसको ज़मीन खा गई हो या आसमान निकल गया हो, क्योंकि आसपास कोई इमारतें नहीं थी, कोई ऐसी रोड सड़क नहीं थी, सिर्फ एक ट्रेन की पटड़ी थी और एक तरफ वो 2-3 कमरे बने हुए थे। और वो कुत्ते बिल्कुल मेरे करीब आ जाते हैं और मुझे घूर के देखने लगते हैं और चुप हो जाते हैं। अब मेरे दिल में 1 मिनट के लिए ऐसा एहसास होता है जैसे इन कुत्तों ने शायद मेरी मदद की हो, इनकी आवाज़ से वो भाग गई हो और ये मुझे बचाना चाह रहे हो। मैं हिम्मत करके उठता हूँ और अपने बैग की तरफ जाता हूँ और वो कुत्ते मेरे साथ साथ मेरे पीछे आ रहे होते हैं। मुझे उनसे भी खौफ आ रहा होता है। अब मैं वहाँ पे बैठ जाता हूँ उस बेंच पे, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता कहीं भी भागने के लिए। अंधेरा इतना ज़्यादा था वहाँ पे कि मुझे मुश्किल से बस यही नज़र आ रहा था कि यहाँ एक बेंच है और ये 2 कमरे हैं। उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि ट्रेन ने किस तरफ से आना है और किस तरफ मैंने जाना है।
और वो कुत्ते मेरे आसपास बिल्कुल आके बैठ जाते हैं। दो मेरे कदमों के आगे बैठ जाते हैं, दो एक पीछे बैठ जाता है, एक मेरी साइड पे बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने मेरी हिफाजत के लिए मुझे यहाँ बिठा लिया और ख़ुद भी बैठ गए हैं। और देखते ही देखते थोड़ी देर में ट्रेन आ जाती है और उस ट्रेन में ना होने के बराबर लोग होते हैं। सारी बोगियों में अंधेरा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे इस ट्रेन में कोई है ही नहीं। और जिस ट्रेन के मैं डब्बे में बैठता हूँ वहाँ पे सिर्फ 2 से 3 लोग होते हैं और वो भी सोए हुए होते हैं। मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। जैसे ही मैं ट्रेन में बैठ के विंडो से बाहर देखता हूँ वो कुत्ते उठ के वापस उस तरफ चले जाते हैं और मैं बहुत हैरान और परेशान होता हूँ कि ये क्या माजरा था। अगले दिन मैं सुबह जब अपने घर पहुँचता हूँ तो ईद के बाद मैं अपने चाचा जी से मिलता हूँ। मेरे चाचा जी काफ़ी मजहबी और रूहानी तालीमात अपने पास रखते हैं। उनसे मैं सारा वाक़या शेयर करता हूँ। फिर वो मुझे बताते हैं कि वो जो कुत्ते तुम्हारे पास आए थे ना, वो किसी ने तुम्हारे लिए शायद वहाँ मदद भेजी थी और उन कुत्तों की शायद ड्यूटी लगाई गई थी कि जब तक ये इंसान यहाँ पे अकेला है इसकी हिफाजत तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि तुम जिस तरह बता रहे हो उस औरत का भाग जाना, कुत्तों की आवाज़ सुन के फिर वापस नज़र ना आना, तो साफ जाहिर होता है कि तुम्हें वहाँ पे किसी की मदद मिली थी। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी ऐसा रात का सफ़र अकेले नहीं किया। तो ये मेरी एक स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगे शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं अपनी आज की दूसरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास आमिर है। मैं रावलपिंडी में रहता हूँ और मैं काफ़ी साल पहले आइसक्रीम का काम करता था। मेरे पास आइसक्रीम की एक रेडी होती थी जो कि खोए कुल्फ़ी वाली रेडी होती थी, येलो कलर की। बहुत सारे लोगों को पता होगा, आज से 15-1 साल पहले वो रेडियाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत चलती थी और उनका मामूल ऐसा होता था वो शाम में निकलती थी और रात 12-1 तक भी वो चलती थी। तो मेरा भी टाइम कुछ ऐसा था। मैं असर की नमाज के बाद घर से निकलता होता था और रात को 1-2 बजे तक मैं रोडों पर और गली मोहल्लों में वो सेल करता था। एक दिन रात को मैं पीर बधाई के एक मोहल्ले में वो आइसक्रीम सेल कर रहा था और रात के तकरीबन 11:45 बजे का टाइम था। मेरी रूटीन के मुताबिक अब मैं वापस निकल ही रहा था कि मुझे एक पीछे से आवाज़ आती है, अंकल। जैसे नॉर्मली बच्चे आवाज़ देते हैं किसी भी आइसक्रीम वाले को, और मुझे भी बहुत से ऐसे बच्चे रोकते हैं अक्सर। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक छोटी सी बच्ची होती है, उसकी उम्र 10 से 15 साल के बीच होगी, और वो मुझे कहती है, अंकल मुझे एक आइसक्रीम दे दें। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि रात के इस टाइम पे इस गली में अभी तो कोई भी नहीं था, ये बच्ची अचानक कहाँ से आ गई है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि गर्मियों के दिन सब जाग रहे होते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, और मैं उसको आइसक्रीम दे देता हूँ। मैं उसको आइसक्रीम दे के जैसे ही पीछे मुड़ता हूँ वो बच्ची वहाँ से गायब हो चुकी होती है। अब इतना भी नहीं था कि वो बच्ची यहाँ किसी और घर में घुस गई है, उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी थी और वो देखते देखते एक आँख झपकते 1 सेकंड में वो कहाँ गायब हो गई। ये देखकर मुझे बहुत खौफ आता है और मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ। मैं जैसे ही बाहर रोड पे आता हूँ तो मैं थोड़ा सांस लेता हूँ कि अब मैं बाहर आ गया हूँ और अब यहाँ पे महफूज हूँ। उसके बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ। कुछ दिन बाद फिर मैं उस मोहल्ले में जाता हूँ और जब मैं रात को उस गली से गुज़रता हूँ तो मुझे फिर ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने कहा है, अंकल। लेकिन अब की बार जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन ये आवाज़ फिर से मुझे वाज़े वही आई थी और टाइम भी तकरीबन वही था। मेरे दिल में फिर से खौफ आने लगता है और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। और उसके बाद मैं कभी भी रात के उस टाइम उस गली से नहीं गुज़रता। जब भी मैं उस गली के आसपास आता था तो मेरे दिल में खौफ ताज़ा हो जाता था और मैं फिर कभी भी रात के टाइम उस गली में नहीं गया। तो ये एक मेरा वाक़या था। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अपनी आज की तीसरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल वजूहात हैं। मैं सरकारी महकमे में मुलाजमत भी करता हूँ और मैं पार्ट टाइम में अपनी टैक्सी भी चलाता हूँ। एक दिन रात को मुझे एक सवारी मिली जो कि 12 काऊ की तरफ की थी, इस्लामाबाद से। मैं वो सवारी उतारता हूँ। उस सवारी को कुछ काम होता है वहाँ पे और उसने मुझे कहा था कि कुछ देर यहाँ रुकना, वापस भी मैं आपके साथ ही जाऊँगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो सवारी वापस नहीं आती तो मैं वहाँ पे ढूंढता हूँ कि कोई और सवारी मिल जाए तो फिर वापस निकलता हूँ। अचानक एक बुज़ुर्ग बाबा जी मेरे पास आते हैं और कहते हैं इस्लामाबाद एक जगह पे जाना है। वो मुझे इतने पैसे तय करते हैं और मेरे साथ बैठ जाते हैं। वो बिल्कुल पीछे चुपचाप खामोशी से अब बैठे हुए होते हैं और मैं उनकी मंजिल की तरफ चल पड़ता हूँ। अब हम लोग पहले तो बातें कर रहे होते हैं दोनों, लेकिन वो मुझे कुछ ठीक से जवाब नहीं दे रहे होते। बड़ा सोच सोच के वो मुझे हर बात का जवाब देते हैं। मैं उनसे पूछ रहा होता हूँ कि आप इस टाइम यहाँ पे क्या काम कर रहे थे, आप क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है अक्सर पैसेंजर्स के साथ हम गपशप लगा लेते हैं। और वो मुझे बहुत सोच सोच के जवाब दे रहे थे। एक दफ़ा तो उन्होंने मुझे इतना भी कहा कि आप आगे देख के गाड़ी चलाओ। फिर उसके बाद मैं चुप हो जाता हूँ। अब हम लोग रावल डैम चौक तक जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे हम लोगों की गाड़ी ट्रैफिक की वजह से थोड़ी सी स्लो होती है। अब रात की 10-11 बजे का टाइम था और वहाँ पे इस टाइम ट्रैफिक चल रही होती है। अचानक मेरा ऊपर शीशे पे नज़र पड़ती है। मैं पीछे देखता हूँ कोई नहीं होता।
मैं लाइट ऑन करता हूँ गाड़ी की, और ऐसे ही मैं पीछे मुड़ के सीट पे देखता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ हड्डियाँ और कच्चा गोश्त पड़ा हुआ होता है, जबकि मेरी गाड़ी साफ़ सुथरी थी। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था उस बुज़ुर्ग के बैठने से पहले। मैं नीचे उतर के इधर उधर देखता हूँ, अचानक वो बापा गायब हो जाता है, और वो हड्डियाँ और वो चीज़ें देख के इतनी गंदी स्मेल आ रही थी मेरी गाड़ी से, जैसे पता नहीं सदियों से ये गंदा गोश्त यहाँ पे पड़ा हुआ है। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, और मुझे समझ आ जाती है कि ये मेरी गाड़ी में कोई इंसान नहीं था, कोई और ही शैतानी मखलूक थी जो यहाँ पे ये गंद भी डाल के चली गई है। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी साफ़ करवाता हूँ और काफ़ी दिन तक खौफज़दा रहता हूँ। और ये मेरा एक वाक़या था जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी शेयर की। बढ़ते अपनी आज की एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान है, मैं एक प्लम्बर हूँ। कुछ अर्सा पहले मुझे एक घर से कॉल आती है कि हमारे घर का ये मसला है तो आप आ जाएं। मैं उस घर में चला जाता हूँ। उस घर में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होती है। सुनने में आता है यहाँ बड़े अरसे बाद कोई फैमिली रहने आ रही है तो उसको ये सारा सामान ठीक करवा के देना पड़ रहा है। उस घर में मैं बाथरूम का ठेका ले लेता हूँ। 3 बाथरूम होते हैं और उनके सारे नल्स वगैरह मैंने फ़िट करने होते हैं। अब ये काम मैं सुबह स्टार्ट करता हूँ और करते करते शाम रात हो जाती है। सारे बाथरूम हो जाते हैं, किचन का काम बस बाकी रह जाता है। मैं जैसे ही उस घर के किचन में दाखिल होता हूँ तो मुझे कोई चीज़ बहुत ज़ोर से धक्का देती है, जैसे कि कोई मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। बाकायदा मुझे एक ज़ोरदार झटका लगता है और मैं पीछे जाके गिरता हूँ। अब मेरा ये पहले मुझे लगता है वहम है, जैसे कि हो सकता है सारा दिन काम कर कर के मेरा दिमाग इतना चकरा गया है कि मुझे शायद झटका लगा है। मैं उठ के खड़ा होता हूँ और उसके बाद मैं फिर अपना किचन में काम शुरू कर देता हूँ। अब जो बंदा शाम तक मेरे साथ मौजूद था, जो उस घर का ठेकेदार था, वो कहीं चला जाता है किसी काम से। अब मैं अकेला हूँ और मेरा काम भी अब ज़्यादा देर का नहीं था। जैसे ही वो चला जाता है मैं उस घर का काम कर रहा होता हूँ तो थोड़ी देर में लाइट चली जाती है। अब मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी पे वो मुझे घर दे के गया था, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं छत पे चला जाता हूँ सिगरेट पीने के लिए कि लाइट आती है, मैं अपना नलका वगैरह ठीक करता हूँ। मैं ऊपर सिगरेट ही पी रहा होता हूँ और मुझे नीचे से कुछ आवाज़ आती है जैसे कि कोई नीचे है। मुझे लगता है शायद वो वापस आ गया है। मैं अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके नीचे आके देखता हूँ तो मेरा सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता है और वहाँ कोई बंदा नहीं होता। और मुझे वहाँ कमरे से ज़ोरदार एक चीख की आवाज़ आती है। मैं वहीं पे अपना सारा सामान छोड़ के वहाँ से भाग जाता हूँ और उस घर के बाहर गली में दूर जाके खड़ा हो जाता हूँ जब तक वो बंदा वापस नहीं आता। मैं उसको ये सारी बात बताता हूँ तो वो कहता है इसका मतलब है ये मसला अभी तक है। मैं उससे पूछता हूँ क्या मतलब? वो मुझे बताता है कि काफ़ी अरसे से ये घर इस तरह से गैर आबाद था। पहले जो यहाँ पे लोग रहते थे उनका भी कहना था इस घर में कोई मसला है। अब हमें लग रहा था कि शायद ये घर ठीक हो चुका है और यहाँ पे हम लोग नए रेंटर्स को दे रहे थे तो हालत दुरुस्त करवा रहे थे। लेकिन फिर अब ये सुनने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आता है कि आप मुझे ऐसी जगह पे छोड़ के चले गए थे। हम लोग लाइट आने का इंतज़ार करते हैं। जब लाइट आती है तो बड़ी हिम्मत करके हम दोनों अंदर जाते हैं क्योंकि मैंने अपना सामान उठाना था। मैं अपना सारा सामान समेटता हूँ, वो मेरे साथ होता है। हम लोग अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं, दुआएं पढ़ रहे होते हैं, अपना सामान वगैरह उठा के बस वहाँ से निकल आते हैं। और जितना मैंने काम किया होता है उस काम की मैं पेमेंट ले लेता हूँ, बाकी मैं उसको कहता हूँ किसी और से करवा लीजिएगा, ये घर बहुत ख़तरे वाला है, और मैं वहाँ से आ जाता हूँ। तो ये मेरा वाक़या था। अगर आपको अच्छा लगे शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं अपनी आज की आखिरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद है और मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ। कुछ साल पहले की बात है, हम लोग छोटे छोटे होते थे। मेरे 2 बड़े भाई थे, मेरे वालिद साहब थे और मैं तीसरे नंबर पे छोटा भाई था। लेकिन काफ़ी हद तक मुझे याद है मैं समझदार था। हम लोगों ने एक घर खाली किया था। मुझे आज भी याद है हमारा वो घर जो हम लोगों ने खाली किया था, और हमें एक बड़ी हवेली मिल गई थी। उस ज़माने में हम लोगों के इलाके में हवेलियों नुमा घर होते थे। अब तो ज़माना बदल गया है, लेकिन ये बात काफ़ी पुरानी है। हम लोगों को काफ़ी कम वक्त में वो काफ़ी कम पैसों में घर मिल गया था। हम लोगों ने कुछ ऐसे प्लान किया था कि रात को सामान लेके आधा जाएंगे और रात को वहीं पे स्टे करेंगे, बाकी सामान सुबह लेके आएंगे। अब उस घर में हम तीनों भाई चले जाते हैं। मेरे वालिद, मेरी वालदा और मेरी बहनें अपने उसी घर में थे जो हमने चेंज करना था। हम लोग कुछ सामान लेकर चले जाते हैं और उस हवेली की बैठक में रख देते हैं। अभी तो हमने अंदर से पूरा घर भी नहीं देखा था और हम लोगों को उस घर को देख के भी बड़ी वहशत आ रही थी। और वो घर था भी हिंदुओं के ज़माने का, शायद आज भी वो मौजूद हो क्योंकि वो एक पुरानी हवेली थी। हम लोग उस बैठक में बैठे हुए थे, रात को गपशप लगा रहे थे मेरे भाई, मैं भी साथ था, कि हमें अंदर से अचानक बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। हम लोग एक दूसरे को देखते हैं कि ये कैसी आवाज़ आ रही है रात के इस टाइम।
और यहाँ पे कौन हो सकता है? मेन दरवाज़ा तो बंद है, उसकी चाबियाँ वालिद साहब के पास हैं, हम तो बैठक के रास्ते से आए हैं, और ये वाला अंदर वाला भी दरवाज़ा बंद है, तो हवेली के अंदर कौन हो सकता है? मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। लेकिन मेरे दोनों भाई बहादुर होते हैं। जो मेरे बड़े भाई थे मुझसे बड़े, सेंटर वाले, वो कहते हैं ज़रा दरवाज़ा खोल के अंदर देखते हैं कोई बच्चे तो नहीं है, शैतानी तो नहीं कर रहा कोई हमारे साथ। मेरा बड़ा जो भाई है सबसे, वो कहता है नहीं, ये मामला कुछ ठीक नहीं है, मत करो ऐसा, ये ना हो कि जान के लाले पड़ जाए। लेकिन मेरा दरमियान वाला भाई ज़िद करता है और उस कमरे की कुंडी खोल के अंदर देखता है तो अंदर कुछ भी नहीं होता। बहुत गंदी स्मेल होती है, कचरा होता है, जाले, लाइट भी नहीं होती, और ऐसा लग रहा होता है जैसे हम किसी कब्रिस्तान में आ गए हैं। और वो बच्चों के रोने की ज़्यादा आवाज़ आने लगती है अंदर से। हम उसी वक्त वहाँ से उठते हैं और बग़ैर दरवाज़े को बंद किए उस जगह से चले जाते हैं, उसे छोड़ के। हमारा सामान भी वहीं पड़ा रहता है। हम लोग अपने घर जाके वालिद साहब को बताते हैं, और हम लोगों को आसपास के लोगों से फिर पता चलता है कि ये घर तो कोई भी नहीं लेता, यहाँ पे तो इतने जिन्नात हैं और पता नहीं कब से रह रहे हैं, यहाँ पे कभी कोई आया ही नहीं है, इस वजह से तो ये बंद है, आपको कौन दे रहा था इतने सस्ते में और आपने भी ले लिया। ये सुनने के बाद हम लोग एक और घर ढूंढ लेते हैं महंगे पैसों में, लेकिन हम वो घर नहीं लेते और अगले दिन में आके हम वो सामान उठा लेते हैं। तो ये एक मेरी शॉर्ट स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की शॉर्ट स्टोरीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोग भी अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ मुझे शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे भेज सकते हैं। मैं एक मंथ में शॉर्ट स्टोरीज शेयर किया करूँगा, क्योंकि लॉन्ग स्टोरीज़ ज़्यादा होती हैं, तो मेरी कोशिश होती है वो स्टोरीज़ मस्ट पहले अपलोड हों। और जिन्होंने मुझे अपने तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक भी कर लें हर वीडियो को, और चैनल को शेयर भी कर दें। मैं आप लोगों से फिर किसी वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।